हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए सीटेट पेपर 2 के लिए एसएसटी के क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 5, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, यानी कि किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। ठीक है, इसके बारे में जो है वो बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम आपको याद दिलाएं तो पिछले क्लास में यानी कि चैप्टर 4 में मैंने आपको ऋग्वैदिक काल के बारे में बताया था, जिसको हम लोग पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जानते थे। और हमारा जो टाइम पीरियड था वो था लगभग 3500 साल पहले की बात थी। इस चैप्टर में हम लोग जो है जानने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। ठीक है, और इसका अगर टाइम पीरियड के बारे में बात किया जाए तो आज इस चैप्टर में जो कुछ भी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लगभग 3000 साल पहले की बात जो है वो होने वाली है। ठीक है, और आपको मालूम होगा कि ऋग्वैदिक काल में ही आपका ऋग्वेद की रचना होती है। इसके अलावा जो अलग अलग वेद थे आपके, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब आपका जो है उत्तर वैदिक काल की रचनाएं होती हैं। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जो आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो बात करेंगे कि आज से 3000 साल पहले जो है शासक कैसे चुनाए जाते थे। ठीक है, कैसे जो है वो राजा बनाया जाता था, कैसे जो है वो उनका यहाँ पे जो है वो चुनाव किया जाता था। इसके अलावा जो समाज में वर्ण व्यवस्था थी वो किस टाइप की थी, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानेंगे, जनपद और महाजनपद के बारे में जानेंगे कि ये सब क्या होती थी। ठीक है, इसके अलावा टैक्स के बारे में जानेंगे कि आज से लगभग 3000 साल पहले टैक्स वगैरह के क्या नियम थे। ठीक है, कृषि में क्या क्या चेंजिंग देखने को मिला है, आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। इसके अलावा कुछ डिटेल स्टडी यहाँ पे देखेंगे मगध के बारे में और वजी के बारे में, और ये सब क्या है आपका जो है वो जनपद या फिर महाजनपद के ही भाग हैं। ठीक है, इसके अलावा जो प्रत्येक एनसीईआरटी के चैप्टर के लास्ट में आपका दिया रहता है एक अन्यत्र यानी कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में, तो उसमें हम लोग जानेंगे यूनान की राजधानी एथेंस के बारे में। ठीक है, कि यहाँ पे किस टाइप की शासन व्यवस्था थी और कैसे यहाँ पे जो वो राजा चुने जाते थे। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो हमारा जो पूरा चैप्टर का जो थीम रहने वाला है वो हम लोग यही मुख्यतः जो वो 6 टॉपिक के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो वो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पुराने समय में जो है वो राजा कैसे चुना जाता था। तो देखिए प्राचीन काल में शासक चुनने की प्रक्रिया, बहुत पहले कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। ठीक है, अगर बहुत साल पहले की बात की जाए, ठीक है, तो होता क्या था कि कुछ राजा तो लोगों के द्वारा चुना जाता था। उन्हें शारीरिक, मानसिक और नेतृत्व के गुणों के आधार पर श्रेष्ठ माना जाता था। यानी कि समाज में कोई ऐसा व्यक्ति जो कि शारीरिक, मानसिक या नेतृत्व के गुण उनमें हैं, विद्यमान हैं, तो उनको यहाँ पे जो श्रेष्ठ माना जाएगा और उनको जो वो राजा की उपाधि या फिर कहा जाए तो शासक की उपाधि दे दिया जाता था। इसके अलावा क्या होता है, धीरे धीरे वक्त बीतता है, समय बीतता है, तो राजा चुनने की जो प्रक्रिया में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। जैसे कि लगभग 3000 वर्ष पहले राजा बनने की प्रक्रिया में परिवर्तन आया। ठीक है, अब कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ कराकर राजा के रूप में प्रतिष्ठित होने लगे। तो 3000 साल पहले क्या होता है कि कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ करके जो है वो राजा के रूप में प्रतिष्ठित होने लगे। तो पहला यहाँ पे क्या हो रहा है कि यज्ञ के माध्यम से जो है यहाँ पे शासक चुने जा रहे हैं। जिनके पास धन संपदा होगी वही लोग यज्ञ करा पाते थे। ठीक है, क्योंकि यज्ञ कराने में बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत पड़ती थी और आम आदमी जो है वो यज्ञ नहीं करा सकता था। तो इससे भी समाज में एक भावना जाग जाती थी कि ये व्यक्ति जो वो यज्ञ करा रहे हैं, इनके पास धन संपदा होगा, इसके अलावा शक्तिशाली हैं। तो ये सभी चीज़ें जो पता चलती थी और इस कारण से भी उनको शासक मान लिया जाता था। इसके अलावा आगे है आपका अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, एक यज्ञ का नाम है अश्वमेध यज्ञ। अब इसमें क्या होता था कि अश्वमेध यज्ञ सबसे प्रसिद्ध आयोजन था। ठीक है, राजा अपने सैनिकों की देखरेख में एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ देता था। अब वह जो घोड़ा था वो जिस राज्य से वो घोड़ा गुजरता था, अगर कोई राजा उसे रोकता था तो उसे युद्ध करना पड़ता था। अगर घोड़ा स्वतंत्र रूप से निकल जाता था तो यह उस राजा की श्रेष्ठता को दर्शाता था। यानी कि कहने का मतलब है अश्वमेध यज्ञ में कि
राजा जो होते थे वो अपने सैनिकों की देखरेख में एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ देते थे। अब वो जो घोड़ा है वो जिस जिस इलाके से क्रॉस होता था वह इलाका जो है वो राजा का हो जाता था। अब देखिए मान लीजिए कि राजा जो है वो इस इलाका का यहाँ पे जो है वो राजा है, ठीक है, एक इलाका का। अब किसी दूसरे क्षेत्र में जो है वो इसका घोड़ा चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी तो कोई ना कोई शासक होगा ना। तो अगर ये वाला जो शासक है इसका विरोध करेगा, इसके घोड़ा को रोकेगा, तो फिर ये राजा के साथ जो है इसको लड़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों के बीच जो लड़ाई होगा और फिर जो जीतेगा उसका जो है वो यहाँ पे क्षेत्र हो जाता था। तो इसी कारण से कभी कभी क्या होता था कि कुछ राजा जो है, जो कहा जाए मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो बी वाले राजा अगर यहाँ पे जो है इनसे कम शक्तिशाली होते हैं, ए की तुलना में कम शक्तिशाली होते थे, तो इनके घोड़ा को नहीं रोकते थे, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि उनकी जो है सुप्रीमेसी समझा जाता था। अगर घोड़ा स्वतंत्र रूप से निकल जाता था तो यह उस राजा की श्रेष्ठता दर्शाता था, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया। और कहा जाए तो एक तरह से ये वाला जो शासन क्षेत्र है वो इसके अंडर आ जाता था या फिर इसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। तो कुछ ऐसी जो है वो नियम थी यहाँ पे। इसके अलावा इस समय जो है वो अन्य प्रमुख यज्ञ के रूप में आपको राजसूय यज्ञ के बारे में जानना है, वाजपेयी यज्ञ के बारे में जानना है, ठीक है। यह यज्ञ राज्याभिषेक के समय किया जाता था। तो बस याद रखना है कि ये जो यज्ञ है वो कब किया जाता था। तो यह जो यज्ञ है वो राज्याभिषेक के समय किया जाता था। इससे राजा के शासन की औपचारिक शुरुआत होती थी, ठीक है। इसके अलावा एक है वाजपेयी यज्ञ। अब ये कब किया जाता था? तो इसमें रथों की दौड़ का आयोजन होता था। यह राजा के सामर्थ्य और पराक्रम दिखाने का प्रतीक था। तो राजा, कोई भी राजा ऐसे थे जिनको अगर अपना पावर दिखाना था, ठीक है, पराक्रम दिखाना होता था, तो फिर उन्हें जो है रथों की दौड़ जो है दौड़ का आयोजन कराना होता था, ठीक है। तो वो आपका है वाजपेयी यज्ञ। तो वाजपेयी यज्ञ जो है वो राजा को कराना होता था, जिससे राजा की सामर्थ्य और पराक्रम जो है यहाँ पे पता चलता था। तो इससे अभी तक आपको क्या पता चला है कि पुराने समय में राजा जो है यज्ञ के माध्यम से चुने जाते थे। लगभग 3000 साल पहले राजा जो है वो यज्ञ के माध्यम से चुने जाते थे। तो ये चीज़ आपका हुआ। इसके अलावा यज्ञ में भाग लेने वाले, तो ये जो यज्ञ कराए जाते थे उसमें कौन कौन लोग भाग लेते थे? तो यह विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न कराया जाता था, ठीक है। यह जो यज्ञ हुआ करता था वो पंडितों के द्वारा जो है संपन्न कराया जाता था। यज्ञ में अधीनता स्वीकार करने वाले राजाओं को आमंत्रित किया जाता था। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर बी वाला जो राजा था, ठीक है, वो कमज़ोर है या फिर वो जो है अधीनता को स्वीकार कर लिया, वो जो है राजा के घोड़ा को जो है वो अपने क्षेत्र में जाने से नहीं रोका, तो वो क्या हो गया? एक तरह से ए के अंडर आ गया, ए राजा के अंडर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होता था कि यज्ञ में अधीनता स्वीकार करने वाले राजाओं को आमंत्रित किया जाता था। यानी कि अब ए जो है बी को आमंत्रित करेगा। वैसे जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी पूछ लिया जाता था कि क्या राजा जब यज्ञ कराते थे तो उनमें वैश्य लोगों को आमंत्रित किया जाता था या फिर वैश्य लोगों को आने की अनुमति थी? तो हाँ थी, और सामान्य उपहार जो है वो लाते थे ये लोग, ठीक है। शूद्रों को ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब जो शूद्र वर्ण के लोग थे, ठीक है, शूद्र वर्ग के, उन्हें जो है ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो ये सभी पॉइंट आपको 1 बाय 1 याद रखना है। अब यज्ञ में राजा की क्या भूमिका होती थी? रोल ऑफ द किंग इन द यज्ञ, ठीक है। राजा का मुख्य स्थान जो है आपका होता था, ठीक है। यज्ञ में जो है वो राजा का एक सेंट्रल पोजीशन होता था, मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के विशेष आसन पर बैठाया जाता था। राजा का सारथी उसका सहचर होता था और युद्धों व गुणों का गान करता था, ठीक है। राजा की रानियां और पुत्र भी कुछ छोटे छोटे अनुष्ठानों में भाग लेते थे। तो ये है आपका यज्ञ में राजा की क्या भूमिका होती थी उसके बारे में। शासक और जनता का क्या संबंध था? तो यज्ञ के माध्यम से राजा को देवी अधिकार प्राप्त माना जाता था। जनता पर राजा की श्रेष्ठता स्थापित हो जाती थी। जनता पर राजा की जो है वो श्रेष्ठता स्थापित हो जाती थी। जनता लोग जो है कहा जाए तो राजा को श्रेष्ठ मानता था यहाँ पे इस यज्ञ के माध्यम से। आधुनिक काल से अगर तुलना करें कि प्राचीन समय में जो यज्ञ होता था या फिर कहा जाए कि राजा जो चुनने का जो प्रोसेस था वो आज के समय से कैसे अलग है? तो 1952 ईस्वी से अब तक भारत में जनप्रतिनिधि मतदान के जरिए चुने जाते थे, ठीक है। यानी कि अभी अगर कहा जाए तो जो भी हमारे
देश के जो सुप्रीम हैं उनका जो यहाँ पे चुनाव है वो कैसे किया जाता है, वोट के माध्यम से, मतदान के माध्यम से। ठीक है, हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। ये प्रतिनिधि हमारे देश की शासन व्यवस्था चलाते हैं। तो जिसको हम लोग चुनते हैं, ठीक है, जो जिस लीडर्स को हम लोग चुनते हैं वही हमारे शासन व्यवस्था को कंट्रोल करते हैं। प्राचीन काल के यज्ञ और आधुनिक लोकतांत्रिक चुनाव दोनों ही अपने अपने युग में शक्ति और अधिकार प्राप्त करने के माध्यम से वो रहे होंगे और अभी भी है। ठीक है, ये चीज़ आपका हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली पहला जो टॉपिक था उससे आपको क्या सीखने को मिला कि पहले जो है प्राचीन समय में लोग शासक कैसे बनते थे। ठीक है, तो यज्ञ के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट यज्ञ के नाम हैं। अश्वमेध यज्ञ, जिसमें घोड़े को जो स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था और जिस जिस जगह से घोड़ा गुजरता था वो क्षेत्र जो है वो राजा का हो जाता था। इसके अलावा है आपका राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। तो इतना जानकारी आपको पता होना चाहिए। यज्ञ में कौन कौन भाग लेते थे, कौन कौन नहीं लेते थे, इसके बारे में पता होना चाहिए। राजा की क्या भूमिका थी यज्ञ में। इसके अलावा शासक और जनता का क्या रिलेशन था। तो जनता लोग इनको क्या मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे या फिर डिफाइन राइट जो वो माना जाता था। राजा को देवी अधिकार प्राप्त माना जाता था। आधुनिक काल से तुलना किए कि आज कैसे हम लोग लीडर्स को चुनते हैं, पहले कैसे चुना जाता था। तो इसके बारे में जो इतना इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं उस समय जो है समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, वो किस टाइप की थी और कैसे लोगों को वर्णों में कहा जाए या फिर जातियों में बांटा गया था। इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के बारे में हमें जो है वो यहाँ से पता चलेगा। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल की पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यह काल ऋग्वेद के बाद का है, जब कई नए ग्रंथ जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो रचे गए। तो इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि इस चैप्टर में हम लोग जो है वो उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह ग्रंथ मुख्यतः पुरोहितों द्वारा लिखे गए थे। इनमें अनुष्ठानों की विधियां और सामाजिक नियमों का वर्णन है। यानी कि ये जो वेद आए आपका, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ, तो इन सब में आपको रिचुअल्स वगैरह देखने को मिलता है, अनुष्ठान वगैरह, ठीक है, सामाजिक नियम वगैरह जो आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा और क्या चीज़ें आपको मिलेगी, तो समाज की विविधता, ठीक है, समाज की विविधता के बारे में हमें जानने को मिलता है, डाइवर्सिटी ऑफ सोसाइटी। तो आज हम लोग इस चीज़ के बारे में अगर पढ़ रहे हैं कि लगभग 3000 साल पहले समाज किस टाइप का था, कैसे वहाँ पे जातियों को बांटा गया था, तो ये सब जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, कहीं ना कहीं उस समय जो ग्रंथ लिखे गए थे, जो पुस्तक लिखे गए थे, उन्हीं के माध्यम से पता चलती है। तो ये सभी जानकारी आपको इन सभी ग्रंथों में जो वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इन सब को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि समाज में जो है वो डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी। समाज में विभिन्न वर्ग थे। पुरोहित हो गया, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक हो गया, मछुआरे हो गया, शिकारी। इसके अलावा और भी अन्य जो है वर्गों में लोग बटे हुए थे। कुछ पुरोहित, योद्धा, कृषक और व्यापारी धनवान थे, जबकि जो पशुपालक होते थे, शिल्पकार होते थे, श्रमिक होते थे, वो सब निर्धन हुआ करते थे, गरीब हुआ करते थे। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसके बारे में हमें क्या जानकारी प्राप्त हुई। तो पुरोहितों ने समाज को 4 वर्गों में बांटा, जिन्हें वर्ण कहा गया। प्रत्येक वर्ण के निश्चित कार्य निर्धारित किए गए। यानी कि कहा जाए तो जो वर्गों का क्लासिफिकेशन है वो कर्म के आधार पे किया गया, काम के आधार पे किया गया, ना कि जन्म के आधार पे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ण के निश्चित कार्य निर्धारित किए गए, यानी कि कर्म के आधार पे लोगों का जो है वो यहाँ पे वर्गीकरण किया गया। 4 वर्गों में समाज को जो है वो बांटा गया। कौन कौन से वर्ण थे, तो सबसे पहले है आपका ब्राह्मण, दूसरा है आपका क्षत्रिय, तीसरा है आपका वैश्य और चौथा है आपका शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण का क्या काम था, तो वेदों का अध्ययन अध्यापन करना, यज्ञों का जो है वो संपादन करना, यज्ञ वगैरह कराने का काम आपका होता था ब्राह्मण का। क्षत्रिय का क्या काम था, तो शासन करना, युद्ध करना, प्रजा की रक्षा करना, रूलिंग हो गया, फाइटिंग वार्स, प्रोटेक्टिंग पीपल। वैश्य का क्या काम था, तो वैश्य का काम क्या था, खेती, पशुपालन, व्यापार करना। ठीक है, एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग एंड ट्रेड वगैरह जो है वो आपका वैश्य का काम था।
शूद्र का काम था अन्य 3 वर्णों की सेवा करना। ठीक है, ये जो पहला, दूसरा और तीसरा है, इसकी जो सेवा करने का जो काम था वो शूद्र का था। और समाज में सबसे जो लो कैटेगरी का कहा जाए तो वो आपका शूद्र को ही माना जाता था। ठीक है, तो 4 वर्ण में जो है वो बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए और आपने पहले भी पढ़ा होगा। वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं। अब अगर समाज को यहाँ पे वर्णों में बांटा गया तो इससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता होगा, कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे विशेषताएं इनकी रखी गई। क्षत्रिय और वैश्य को यज्ञ करने का अधिकार था। ठीक है, क्षत्रिय और वैश्य को जो है यज्ञ करने का अधिकार था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए शूद्र को जो है वो यज्ञ में शामिल नहीं किया जाता था, आपको पता होना चाहिए। शूद्रों और महिलाओं को वेदों के अध्ययन या यज्ञ करने की अनुमति नहीं थी। समाज में ब्राह्मण और क्षत्रिय को उच्च दर्जा प्राप्त था। ठीक है, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो समाज के थे उनको उच्च दर्जा प्राप्त था, यानी कि इनको जो है यहाँ पे हायर स्टेटस माना जाता था। धीरे धीरे कर्म पर आधारित व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। तो देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया, जो वर्ण की जो व्यवस्था थी वो आपका कर्म के ऊपर आधारित थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ये जो व्यवस्था है, वर्णों का जो वर्गीकरण है वो आपका जन्म आधारित हो जाती है। ठीक है, जन्म के अकॉर्डिंग फिर लोगों को जो है यहाँ पे क्लासिफाइड किया जाने लगता है। अछूत वर्ग। कुछ वर्गों जैसे कि शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक और शव संस्कार क्रमी को अछूत माना गया। ठीक है, इनके संपर्क को अपवित्र माना जाता था, यानी कि इम्प्योर माना जाता था। कोई भी लोग अगर इससे टच होते थे तो वे लोग को नहाना पड़ता था, वे लोग नहाते थे। तो ये आपका अछूत वर्ग के हो गए। वर्ण व्यवस्था का विरोध। तो देखिए अब कुछ लोग समाज में ऐसे भी थे जो वर्ण व्यवस्था को विरोध कर रहे थे। ठीक है, कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। ठीक है, कुछ जो राजा हुआ करते थे वो स्वयं को जो है पंडितों से श्रेष्ठ मानते थे। कई लोगों ने कहा कि वर्ण निर्धारण जन्म से नहीं कर्म से होना चाहिए। अब जब कुछ समय बाद यहाँ पे वर्ण का जो निर्धारण है जब यहाँ पे कर्म जन्म से होने लगा तो बहुत लोगों ने इसका विरोध किया। ठीक है, विरोध किया इसीलिए क्योंकि उनका मानना था कि वर्ण का जो निर्धारण है, जो जातियों में हम लोग जो लोगों को बांट रहे हैं, उसका जो आधार है वो आपका कर्म होना चाहिए, ना कि जन्म होना चाहिए। कुछ लोगों ने छुआछूत और भेदभाव की निंदा की। उत्तर पूर्व भारत जैसे क्षेत्रों में असमानता कम थी और पुरोहितों का प्रभाव जो है वो सीमित था। तो ये सभी जानकारी आपको यहाँ पे मालूम चलती है। आश्रम व्यवस्था के बारे में अगर बताया जाए तो आश्रम व्यवस्था का क्या हाल था, तो मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य क्या था, एक तरह से स्टूडेंट लाइफ, शिक्षा एवं अनुशासन का काल। गृहस्थ था आपका परिवार और समाज की जिम्मेदारी। वानप्रस्थ वैराग्य की ओर बढ़ना। संन्यास सांसारिक मोह त्यागना। ठीक है, यानी कि आप कहा जाए तो जितना भी आपका जो है मोह माया है वो सभी कुछ त्याग कर भगवान की शरण में चले जाएं, ये चीज़ हो गया। इसका वर्णन सबसे पहले जाबलोपनिषद में मिलता है। ठीक है, या फिर इसको कहा जाए तो जबाला उपनिषद इसको कहा जाता है, और हिंदी में कहा जाए तो जाबलोपनिषद में जो वो देखने को मिलता है। ठीक है, एक तरह से उपनिषद है ये आपका। इसके अलावा और हमें क्या जानकारी मिलती है यहाँ से, तो धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में कुछ जानकारी मिलती है कि धर्म और दर्शन में नए विचार विकसित हुए। विष्णु और शिव प्रमुख देवता बने, यानी कि उत्तर वैदिक काल में अगर कहा जाए तो किस देवता को प्रमुख माना गया है, तो विष्णु और शिव जी को। यज्ञों की विधियाँ जटिल और विस्तृत हो गई। अंधविश्वास, जादू टोना और प्रेत विश्वास बढ़े। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है वो 3000 साल पहले से आप कहा जाए तो एक्चुअली कहा जाए तो 2500 साल पहले। ठीक है, 3000 साल पहले ऋग्वैदिक काल का स्टार्टिंग होता है और कुछ समय तो आपका सब कुछ सही चलता है। ठीक है, समाज को यहाँ पे कहा जाए तो कर्म के अकॉर्डिंग बांटा जा रहा था। बाकी धीरे धीरे जो समय बीतता है तो यहाँ पे सभी चीज़ों में बदलाव देखने को मिलता है। तो उसी तरह से क्या होता है कि धीरे धीरे आपका जो है अंधविश्वास, जादू टोना और प्रेत विश्वास वगैरह जो है वो यहाँ पे इन सब में विश्वास जो बढ़ जाता है। समाज में तप, त्याग और संन्यास का उच्च स्थान जो यहाँ पे मिलता है। तप, त्याग और संन्यास को जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया जाता है। यज्ञ संस्कृति का प्रभाव, तो अश्वमेध, राजसूय और वाजपेयी जैसे विशाल यज्ञ आयोजित किए जाते थे।
ठीक है, यानी कि वही टाइम के बारे में आसपास बात किया जा रहा है, लगभग 3000 साल पहले, 2500 साल पहले की बात की जा रही है कि अश्वमेध, राजसूय और वाजपेयी जैसे विशाल यज्ञ जो है वो आयोजित किए जाते थे। ये कि राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गए। धीरे धीरे तप और त्याग को यज्ञों से अधिक महत्व मिलने लगा। ठीक है, तो समय के साथ क्या होता है, यज्ञ से भी ज़्यादा महत्व किनको मिलता है, तप और त्याग को। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको जो है वो किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया, तो ये था आपका समाज में जो वर्गों को बांटा गया था, जो वर्ण व्यवस्था थी उसके बारे में, और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन कैसा था। ठीक है, ऋग्वेदिक काल जो मैंने आपको बताया अभी, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में आपका वर्ण व्यवस्था कैसी थी और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के बारे में हमें क्या पता चलता है, उसके बारे में मैंने आपको जो बताया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे तीसरा जो टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है जनपद और महाजनपद। ठीक है, तो बेसिकली जनपद और महाजनपद क्या होता है, तो देखिए जनपद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जन और पद। जन का मतलब होता है पीपल यानी कि लोग, और पद का मतलब यहाँ पे फुट नहीं मानिएगा, पद का मतलब पैर भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है। पद का मतलब होता है स्थान। ठीक है, लोगों का रहने का स्थान। तो जनपद का मतलब समझ में आ गया, वैसा स्थान जहाँ पे जन लोग बसा करते थे, यानी कि लोग रहा करते थे। ठीक है, वे राजा जो पहले जन के राजा कहलाते थे अब जनपदों के राजा बन गए। यानी कि जैसे मान लीजिए कि एक गांव टाइप का समझ लीजिए। ठीक है, एक क्षेत्र जिसको हम लोग जनपद यहाँ पे कह रहे हैं, ये पूरे इलाके में लोग रहते थे, जिसको हम लोग जन के नाम से भी जानते हैं। तो इसी कारण से इस पूरे क्षेत्र को यहाँ पे जनपद कहा गया, और पूरे क्षेत्र का एक कोई राजा हुआ करता होगा। ठीक है, तो ये राजा जो है पहले जन के राजा कहलाते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि ये पूरे जनपद के राजा कहलाने लगे। ठीक है, यानी कि ये पूरे क्षेत्र के जो है वो राजा ये कहलाने लगे। तो ये एक्चुअली जनपद क्या है, तो एक क्षेत्र को कहा गया है जहाँ पे लोग जो है वो रहा करते थे। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों का वर्तमान में देखा जाए तो किस तरह से होता है, पंचायत, एक पंचायत होता था। ठीक है, पंचायत होता है, इसमें बहुत सारे गांव, बहुत सारे कहा जाए तो गली मोहल्ले आ जाते हैं, लोग, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ठीक है, परिवार समाज आ जाता है, तो सभी को मिला के हम लोग एक पंचायत का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे एक तरह से था जनपद। ठीक है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे लोग जो वो रहा करते थे। अब जनपदों का विकास के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिली, तो राजा की शक्ति बढ़ने के साथ साथ जनपदों का गठन हुआ। कई छोटे छोटे जन मिलकर एक बड़ा जनपद बनाते थे, यानी कि कहा जाए तो छोटे छोटे क्षेत्र जो है वो मिलके, ठीक है, वो एक बड़ा सा जनपद बनाते थे। जैसे कि अभी कहा जाए तो बहुत छोटे छोटे टोला मोहल्ला मिलके जो है वो एक तरह से क्या बनाते हैं, आपका पंचायत बना लेते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे जो बहुत छोटे छोटे जन मिलकर जो है वो, यहाँ पे जन का मतलब कहिएगा तो क्षेत्र ही मान लीजिए। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे जो है वो जन मिलकर, क्षेत्र मिलकर एक बड़ा जनपद बनाते थे। पुरु और भरत जन मिलकर कुरु जनपद बन गए। तो देखिए, पुरु और भरत जन मिलकर कुरु जनपद बन गए, ये आपका एग्जाम्पल के तौर पे जो वो दे रखा है, वो उस टाइम का जो नाम था, जन का नाम। पुरातात्विक प्रमाण में हमें क्या मिलता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में हमें क्या पता चलता है, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के माध्यम से आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता किया कि कई जनपदों की बस्तियां की खुदाई की गई। देखिए, जनपदों की बस्तियां की खुदाई की गई, तो एक तरह से ये क्या था, बस्ती था। जैसे कि दिल्ली में पुराना किला, मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा, तो ये सभी जो है हमको कहाँ मिली है, आर्कियोलॉजिस्ट को जो है प्राप्त हुई है खुदाई के माध्यम से। खुदाई से क्या क्या एविडेंस हमें मिले हैं, क्या क्या प्रमाण मिले हैं, तो लोग झोपड़ियाँ में रहते थे। हमें ये पता चला कि उस समय जो लोग रहा करते थे वो झोपड़ियों में रहते थे। वे गाय भैंस बकरी आदि पशु पालते थे। वे चावल गेहूँ जौ दालें गन्ना तिल सरसों जैसी फसल उगाते थे। मिट्टी के लाल और धूसर रंग के बर्तन, रेड एंड ग्रे पॉटरी का जो वो यहाँ पे उपयोग किया करते थे, बनाते थे उनको। एक विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहा जाता है, पेंटेड ग्रे वेयर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहा जाता है, और ये सब उत्तर वैदिक काल की बातें हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, महाजनपदों का उदय। अब देखिए जनपद क्या था, एक इलाका था, एक क्षेत्र था। अब बहुत सारे क्षेत्र मिलके क्या हुए, यहाँ पे एक
महाजनपद का निर्माण हुआ। ठीक है, जनपद को मिला के यहाँ पे महाजनपद का निर्माण हुआ, यानी कि मान लीजिए ग्रुप ऑफ जनपद। ठीक है, 2-4 जनपद को मिला के एक महाजनपद का निर्माण हुआ। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे है। लगभग 2500 साल पहले, देखिए अब क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीत रहा है। पहले 3000 साल पहले, अब 2500 साल पहले, यानी कि 500 साल बाद। ठीक है, उत्तर वैदिक काल जब स्टार्ट हुआ उसके 500 साल बाद के बारे में बात की जा रही है कि धीरे धीरे क्या होता है कि जनपद जो है यहाँ पे मिलकर महाजनपद का निर्माण करते हैं। लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद शक्तिशाली बनकर महाजनपद कहलाने लगे। बौद्ध जो ग्रंथ है आपका अंगुत्तर निकाय और एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बौद्ध ग्रंथ है जिनका नाम है अंगुत्तर निकाय और एक जैन ग्रंथ है जिनका नाम है भगवती सूत्र। तो इनमें जो है आपको 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है वो देखने को मिलता है। आपके एनसीईआरटी बुक में जो है पूरा कहा जाए तो एक मानचित्र दे रखा है, पूरा भारत जो उपमहाद्वीप था, तो इसमें जो है आपका कितना जनपद थे तो उसका जो है एक पूरा मानचित्र दे रखा है। आप लोग एनसीईआरटी किताब में देख सकते हैं उसको, या फिर यहाँ पे भी हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, महाजनपदों की क्या विशेषताएं थी? तो प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। देखिए पहले क्या था, एक छोटा सा इलाका था, छोटा सा क्षेत्र था। अब धीरे धीरे क्या होता है, उस चीज़ का विकास होता है और वो अब जो है महाजनपद में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। अब प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों के चारों ओर किलेबंदी की जाती थी। यह किले लकड़ी, ईंट या पत्थर के बने होते थे। इनका निर्माण सुरक्षा और शक्ति प्रदर्शन दोनों के लिए होता था। यानी कि ये जो किलेबंदी बनाई जाती थी, ठीक है, किला वगैरह, तो इनका जो उद्देश्य था वो प्रोटेक्शन था। दूसरा जो है डिस्प्ले ऑफ पावर, ठीक है, यानी कि पावर का प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन था। किले बनाने में हजारों पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों ने मेहनत की होगी। राजा अब अस्थायी सेना रखने लगे। वक्त के साथ क्या होता है, राजा जो है आपका एक स्टेबल सेना जो है वो यहाँ पे रखना शुरू कर देते हैं। सैनिकों को नियमित वेतन दिया जाता था। कुछ भुगतान आहत सिक्के पंचमार्क क्वाइन से किया जाता था। और पंचमार्क क्वाइन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपने इतिहास का क्लास देखा होगा तो आपको मालूम होगा। चैप्टर 1 से मैं आपको यहाँ पे सभी चीज़ें बता रहा हूँ और मैंने जो है पंचमार्क क्वाइन के बारे में भी बताया था। तो कुछ भुगतान आहत सिक्कों से किया जाता था। ठीक है, तो ये आपका क्या था, महाजनपद की विशेषताएं, कि आपका अब कैपिटल होने लगा, राजधानी होने लगा, किलेबंदी वगैरह बनाया जाने लगा। और इसका जो काम था वो क्या था, उद्देश्य प्रोटेक्शन के लिए और पावर को दिखाने के लिए कि राजा के पास पावर है। ठीक है, इस किला को बनाने में हजारों पुरुष, स्त्रियां और बच्चों ने मेहनत किया था। राजा जो है वक्त के साथ क्या होता है, अस्थाई सेना रखने लगता है और उनको वेतन भी दिया जाता है। और यहाँ पे कहा जाए कि कुछ लोगों को यहाँ पे जो भुगतान है वो आपका आहत सिक्कों के माध्यम से जो है वो किया जाता है, या फिर इसी को हम लोग आहट सिक्कों के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं पे आहत देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको आहट के नाम से जो देखने को मिलेगा, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, शासन के प्रकार, उत्तर वैदिक काल में शासन के जो टाइप्स थे वो क्या थे? तो 2 टाइप्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक है आपका गणराज्य और दूसरा है आपका राजतंत्र। गणराज्य क्या था कि शासन समूह या सभा द्वारा चलता था। जो शासन चलता था, ठीक है, वो या तो कोई ग्रुप, कोई समूह या सभा के द्वारा चलता था। वहाँ पे क्या होता था, राजा नहीं होता था, निर्णय जो है बहुमत से लिए जाते थे। यानी कि एक ग्रुप होते थे, ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स होते थे और अगर कोई निर्णय लेना होता था तो बहुमत कराया जाता था कि जिस बात पे ज़्यादा वोट आएगा, ठीक है, वो बात सही माना जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ऐसे जो है यहाँ पे कहा जाए तो निर्णय जो है वो फैसले लिए जाते थे। और उदाहरण आपको कहाँ पे मिलता है, तो वजी क्या है, एक महाजनपद का नाम है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे वजी जनपद के बारे में। राजतंत्र जो शासन व्यवस्था है, तो इसके जो क्या विशेषताएं हैं, तो शासन एक राजा के अधीन होता था। ठीक है, इसमें क्या होता था कि राजा हुआ करता था, एक ही राजा के अंडर जो है वो सारी शासन व्यवस्था चलती थी। यह पद वंशानुगत था, राजा की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र राजा बनता था। यानी कि राजतंत्र जो आपका कहा जाए तो ये जो पोस्ट है कहा जाए, ठीक है, ये जो शासन व्यवस्था है वो आपका
वंशानुगत था, यानी कि राजा अगर मर गया तो उसका बेटा राज करेगा, फिर वो मर गया उसका बेटा राज करेगा। तो इस टाइप की शासन व्यवस्था जो राजतंत्र शासन व्यवस्था कहलाती थी, और इस टाइप की शासन व्यवस्था आपको वहाँ पे देखने को मिलती है उस टाइम पे कुछ कुछ इलाकों में, जैसे कि मगध में देखने को मिलती है, कौशल, वत्स, अवंती, ये सभी जगहों पे आपको जो है राजतंत्र देखने को मिलती है। बाकी कुछ जगहों हैं आपका वजी, जहाँ पे आपको गणराज्य शासन व्यवस्था देखने को मिलती है उत्तर वैदिक काल में। अब बात करते हैं महाजनपदों के राजा और ऋग्वैदिक राजा में क्या डिफरेंस है। चैप्टर 4 में मैंने आपको बताया था ऋग्वैदिक राजा के बारे में, और ये है आपका चैप्टर 5 जहाँ पे आपको महाजनपदों के राजा के बारे में जानना है। तो दोनों में क्या डिफरेंस था, तो सबसे पहले तो बात आती है शासन की सीमा। ठीक है, जिस सीमा में जिस क्षेत्र पे शासन करते थे राजा, उसके बारे में कि जन या छोटे कबीले तक सीमित था। ठीक है, ऋग्वैदिक राजा जो हुआ करते थे वो छोटे कबीले में शासन किया करते थे, वो लिमिट था। महाजनपद के राजा क्या थे, बड़े राज्य या भूभाग पर शासन करते थे, और महाजनपद जब से बनने लगा तो इनकी राजधानी भी हुआ करती थी, और इसमें अस्थाई सेना भी रखे जाने लगे। तो सेना के बारे में बात किया जाए तो ऋग्वैदिक राजा के पास अस्थाई सेना हुआ करती थी, महाजनपद राजा के पास अब अस्थाई सेना होने लगी। राजकीय आय के बारे में बात किया जाए कि ऋग्वैदिक राजा को जो है इनकम कहाँ से होता था, आय कहाँ से होता था, तो उपहार और यज्ञ से प्राप्त होता था। यज्ञ में क्या होते थे, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ चढ़ाते थे। ठीक है, कोई भोजन वगैरह हो गया, अन्न अनाज वगैरह हो गया, सामान हो गया, तो उनसे जो राजा को इनकम होती थी। महाजनपद राजा के बारे में बात किया जाए तो ये लोग टैक्स वसूलते थे, और संसाधन से जो है इनको यहाँ पे इनकम होती थी। राजधानी, इनके पास कोई भी अस्थायी राजधानी नहीं हुआ करती थी। महाजनपद राजा के पास जो एक निश्चित राजधानी होने लगी। प्रशासन के बारे में बात करें तो पुरोहितों की सहायता से यहाँ पे बनाए जाते थे। ठीक है, मतलब कि प्रशासन किए जाते थे, जैसे कि यज्ञ वगैरह होता था तो उनकी देखभाल कौन करता था, पुरोहित, पंडित। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका पूरा सिपाही वर्ग है, संगठित प्रशासन है। ठीक है, महाजनपद राजा के पास। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है दोनों राजाओं के बीच। महाजनपदों का महत्व के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ महाजनपद, इन्होंने अस्थायी राज्यों और प्रशासनिक ढांचे की नींव रखी। ठीक है, अस्थायी राज्यों परमानेंट स्टेट्स, ठीक है, परमानेंट स्टेट्स की जो है वो नींव रखते हैं ये लोग। यहीं से संगठित राजनीतिक प्रणाली का विकास हुआ। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम का जो है यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। आगे चलकर मगध जैसे महाजनपदों से बड़े साम्राज्य का उदय हुआ। आगे चलकर फिर धीरे धीरे वक्त बीतता है, और यहाँ पे क्या होता है, महाजनपदों से बड़े एम्पायर का उदय होता है। ठीक है, तो ये वाला जो फिगर है आप देख सकते हैं मानचित्र में, ये वाला आपके एनसीईआरटी किताब में दे रखा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पे जो है आपका महाजनपद वगैरह देखने को मिलता है। जैसे कि वजी हो गया आपका, वैशाली, मगध, ठीक है, कौशाम्बी हो गया, इधर आप जाइएगा तो तक्षशिला हो गया, गांधार हो गया। तो ये सभी जगहों पे आपको जो है महाजनपद और जनपद जो है वो देखने को मिलते हैं। अवंती, उज्जैन, ये सभी जगहों पे आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। हस्तिनापुर हो गया। ठीक है, कुरु के बारे में मैंने आपको बताया, पांचाल के बारे में बताया, तो ये सभी जगह हैं आपके। ठीक है, तो मैं मानचित्र में इसको एक बार देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि कौन सा जगह कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, कौन सा महाजनपद जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखिए, महाजनपद और जनपद पढ़ने के बाद हमें यहाँ से क्या क्या पता चलती है, तो सारांश के तौर पे आप जान सकते हैं कि जनपद क्या होता है, जन के बसने की जगह, यानी कि कहा जाए तो प्रारंभिक छोटे राज्य। ठीक है, छोटे छोटे क्षेत्र हुआ करते थे। महाजनपद बड़े और शक्तिशाली जनपद हो गए। ठीक है, और कुल जो आपको 16 महाजनपद के बारे में आपके एनसीईआरटी किताब में दे रखा है। नेक्स्ट है आपका शासन, दो प्रकार के हुआ करते थे, गणराज्य और राजतंत्र। किलेबंदी, अस्थायी सेना, कर और सिक्कों का उपयोग शुरू हो जाता है। महाजनपदों ने भारतीय राजनीतिक इतिहास की नींव रखी। तो कुल मिलाजुला के बात किया जाए तो इतना बातें हमें जो है वो यहाँ से समझ में आई। ठीक है, अगला टॉपिक कि उत्तर वैदिक काल में टैक्स की क्या व्यवस्था थी, एग्रीकल्चर सिस्टम क्या था, या फिर इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो क्या था, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो नीड फॉर टैक्सेस, कर की आवश्यकता होती थी राजाओं को। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि राजाओं को यहाँ पे कर की आवश्यकता क्यों हुई, टैक्स का जो नीड है वो क्यों हो रही थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना वे लोग रखना शुरू कर दिए, स्टेबल सेना, अस्थायी सेना।
इसके लिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। सेना वगैरह का खाना वगैरह बनाना होता था, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो वो सभी को परमानेंट बेसिस पे जॉब मिल गया सभी सेनाओं को, तो उन्हें खाना वगैरह भी तो देना होता था ना, तो उनके लिए संसाधन की आवश्यकता होती थी और उनके लिए इनको चाहिए धन या फिर अनाज वगैरह, तो वो सब वसूलेंगे कहाँ से, तो टैक्स वगैरह लेना शुरू करने लगे, ठीक है। तो पहले की तरह केवल उपहारों पर निर्भर रहने के बजाय इन्होंने जो है वो अब रेगुलर टैक्स सिस्टम की शुरुआत कर दी, ताकि अपना भी ये लोग गुजारा कर सकें और सेनाओं को भी जो यहाँ पे देखभाल किया जा सके। तो इस कारण से अब ये लोग क्या करते हैं, रेगुलर टैक्स सिस्टम जो है वो लागू कर देते हैं। अब बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कितने टाइप्स के टैक्स हुआ करते थे, क्या क्या टैक्स लगते थे लोगों पे, जनता के ऊपर। तो पहला है आपका जो एग्रीकल्चर ग्रुप से बिलोंग करता था। कुछ जाति ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो किसान वर्ग से आते थे, तो उनको एग्रीकल्चर टैक्स देना होता था। कौन देते थे, किसान लोग देते थे। अब एग्रीकल्चर टैक्स में क्या क्या देते थे, तो जो कुछ भी ये लोग उपज करते थे, उत्पाद करते थे, ठीक है, जो भी फसल उगाते थे, उनका 1/6 भाग टैक्स के रूप में ये लोग जो है वो दे देते थे। और ये जो 1/6 भाग है जो टैक्स के रूप में दिया जा रहा है उसे भाग कहा जाता था, ठीक है, भागा या भाग जो है वो कहा जाता था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका आर्टिसन टैक्स, यानी कि कारीगर टैक्स, कारीगर कर। अब ये वाला टैक्स कौन देते थे, तो लोहार, बुनकर, सुनार, ये लोग। अब इसमें क्या होता था, तो कर जो है श्रम के रूप में दिया जाता था, जैसे राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना। तो ये जो कारीगर लोग हुआ करते थे, तो इनके पास तो देने के लिए कुछ नहीं था, तो ये लोग क्या करते थे, महीना में 1 बार राजा के लिए काम करते थे, राजा के राज्य में जाके जो वो काम किया करते थे, ठीक है, उसके घर में जाके। पशुपालक कर, नेक्स्ट आपका कैटल टैक्स। अब इसमें क्या होता था, तो ये जो टैक्स है वो आपका पशुपालक लोग देते थे। अब जो यहाँ पे गाय वगैरह चराते थे, जो पशुपालक थे, या फिर कहा जाए जो पशुओं को पालते थे, तो वो लोगों के पास भी तो देने के लिए कुछ नहीं होगा, तो वो लोग क्या करेंगे, तो वो लोग जो है अपने जानवरों को या फिर कहा जाए तो उनके उत्पाद जैसे कि दूध, ऊन आदि राजाओं को जो है वो दिया करते थे। नेक्स्ट आपका व्यापारी कर, ट्रेड टैक्स। तो ये कौन देते थे, व्यापारी लोग देंगे। सामान खरीदने या बेचने पर टैक्स देना होता था। इसके अलावा है आखेटक। कुछ ऐसे भी वर्ग थे जो अभी भी आखेटक थे, ठीक है, संग्राहक थे, यानी कि जंगल आदिवासी लोग थे, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, तो वो लोग जो भी जैसे कि जंगल वगैरह में रहा करते थे, तो जंगल से जो कुछ भी प्राप्त होती थी, खाद्य पदार्थ हो गया, मधु, लकड़ी या फल आदि वस्तुएं जो राजा को देनी पड़ती थी। तो इस टाइप्स के टैक्स जो है वो उस टाइम हुआ करते थे और विभिन्न लोगों के द्वारा जो है वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो वो राजा को दिया करते थे ये लोग, ठीक है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, समय बीतता है, तो आपको जो वो कृषि में परिवर्तन देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर में जो चेंजिंग देखने को मिलता है। इस युग में 2 बड़े परिवर्तन हुए। पहला तो लोहे का उपयोग, ठीक है, लोहे का उपयोग आपको देखने को मिला उत्तर वैदिक काल में। दूसरा है आपका रोपण विधि, ट्रांसप्लांटेशन मेथड आपको देखने को मिलता है। अब हल के फाल लोहे के बनने लगे, इससे कठोर भूमि को जोतना आसान हुआ और उपज इससे बढ़ गई। लोहे का सबसे प्राचीन साक्ष्य एटा जिले के अंतरजी खेड़ा से मिला है, लगभग 1000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। रोपण विधि का प्रचलन शुरू हो गया। पहले खेतों में बीज छिड़कने की विधि थी, यानी कि ये लोग क्या करते थे, बीज लेके पूरा छिड़क देते थे एक ही बार, लेकिन अब इसमें वक्त के साथ बदलाव होता है। अब लोग धान की पौधे तैयार कर रोपण करने लगे, ट्रांसप्लांटेशन करने लगे। जैसे आज होता है ना कि सबसे पहले बीज हम लोग यहाँ पे रोपते हैं, इससे क्या होता है, छोटा छोटा धान आता है, फिर इस धान के जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको उठा के जो है वो नर्सरी प्लांट्स को हम लोग दूसरे जगह खेत वगैरह में रोप देते हैं। यह काम बहुत कठिन था और दास दासियों व भूमिहीन मजदूर जो वो किया करते थे। और इससे क्या हुआ, ट्रांसप्लांटेशन से अधिक पौधे जीवित रहते और उपज जो है वो अधिक होने लगी। तो कृषि में जो परिवर्तन आपको इस 2 प्रकार से देखने को मिलता है, एक रोपण विधि बदल गया और दूसरा जो लोहे का उपयोग होने लगा। तो इससे जो है यहाँ पे उत्पाद में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आर्थिक व्यवस्था के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है इस चैप्टर में, तो आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात कहा जाए
तो ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का महत्व जो है बढ़ने लगा। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन का महत्व जो है वो घट गया, पर कृषि का महत्व बढ़ गया। ठीक है, पशुपालन का महत्व घट जाता है और कृषि का जो महत्व है वो बढ़ जाता है। अब इसके पीछे वजह क्या है, तो वही वजह है, वही दोनों आपका क्या क्या, लोहे के औजार और रोपण विधि से खेतों में प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। सिंचाई के साधन आपको यहाँ पे मिल गए, तालाब, कुएं और नहरें उपयोग में आने लगे। मुख्य फसल बात किया जाए अगर उत्तर वैदिक काल का, तो जौ, चावल, गन्ना, सरसों, तिल, ये सब मुख्य फसलें हैं। शिल्प और व्यवसाय के बारे में बात किया जाए तो समाज में पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, मछुआरे, शिकारी और संग्राहक सभी का योगदान था। मिट्टी के बर्तन बनाना आम कला थी। दो मुख्य बर्तन, लाल बर्तन और धूसर बर्तन, ग्रेवेयर, ठीक है, ये सब प्रचलित थी। इनमें से एक विशेष प्रकार के बर्तन है चित्रित धूसर पात्र। ठीक है, तो ये एक विशिष्ट प्रकार का बर्तन है और ये पॉइंट को याद रखिएगा, ये सब पॉइंट को, क्योंकि आपका सीटेट के एग्जाम में जो है आपका एज इट इज पॉइंट, ठीक है, या एनसीईआरटी के लाइन से जो वो सवाल बना दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका टैक्स। ठीक है, और अर्थव्यवस्था का क्या इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस एंड इकोनॉमी। तो नियमित कर प्रणाली से राज्य की आय जो है वो स्थिर हो गई, स्टेबल इनकम हो गई। किलों, सड़कों और सेनाओं के लिए संसाधन जो है आपका, जो रिसोर्सेस है वो आपका जुटने लगा, वो मिलने लगा। कृषि उत्पादन और व्यापार दोनों में वृद्धि हो जाती है, ग्रोथ होती है। समाज में विभिन्न वर्ग विकसित हो गए। ठीक है, समाज के जितने भी वर्ग थे वो भी विकसित हो गए, क्योंकि यहाँ पे अब धीरे धीरे डेवलपमेंट देखने को मिलने लगा। आगे है डिटेल स्टडी में हम जानेंगे दो जगहों के बारे में, दो लोकेशन के बारे में। ठीक है, और बेसिकली कहा जाए तो दो महाजनपद के बारे में जानने वाले हैं। पहला है आपका मगध और दूसरा है आपका वजी। ठीक है, पहला मगध और दूसरा वजी। तो इन दोनों में क्या क्या चीज़ें देखने को मिली है, क्या क्या कहा जाए तो शासन व्यवस्था वगैरह देखने को मिलती थी, कैसे समाज था, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात किया जाए तो मगध जो है यहाँ पे गंगा बेसिन में स्थित था, जहाँ गंगा और सोन नदियाँ जो है बहती थी। ये नदियाँ यातायात, जल वितरण और भूमि के उपजाऊपन के लिए अत्यंत उपयोगी थी। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो मगध है, ठीक है, मगध जनपद, इसका उदय का क्या कारण है, कैसे उदय होता है। तो पहला तो यही बात है कि उपजाऊ भूमि, इसका उपजाऊ भूमि है। अब उपजाऊ भूमि है तो जाहिर सी बात है इससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, यहाँ पे फसल वगैरह की खेती अच्छे से होगी। अब फसल वगैरह यहाँ पे अच्छे से अगर होगा तो यहाँ पे संसाधन ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा फसल मिलेगा। इसी कारण से जो है वो इसको यहाँ पे क्या किया जाता है, महाजनपद बना दिया जाता है, महाजनपद घोषित कर दिया जाता है, और यहाँ पे राजा वगैरह जो है वो रहा करते थे। ठीक है, दूसरा जो उदय का कारण है वो है आपका जंगलों की प्रचुरता। जंगल से लकड़ी और हाथी प्राप्त होते थे। हाथी का काम क्या था, सेना के लिए, राजाओं को सेना चाहिए और सेना में वो लोग क्या करते थे, हाथी को शामिल करते थे। तो इसी कारण से ये सभी इलाकों में जो है वो राजा बसा करते थे, बसने लगे थे। ठीक है, मगध का उदय होता है यहाँ पे कहा जाए तो एक महाजनपद का। लो अयस्क की भी प्रचुर मात्रा थी यहाँ पे। इस क्षेत्र विशेषता झारखंड, ठीक है, झारखंड भी आता है, झारखंड में आपको पता होगा लो अयस्क आपका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, में लो खदानें थी जिससे औजार और हथियार बनने लगे। व्यापारिक स्थिति के बारे में बात किया जाए तो अन्य क्षेत्रों से व्यापारिक संबंध मजबूत थे, जिससे राज्य समृद्ध हुआ। कर व्यवस्था के बारे में बात किया जाए तो भूमि कर और संसाधनों के कर से राज्य को अधिक आय प्राप्त होती थी। तो ये सभी कुछ मुख्य वजह थी जिसके कारण से जो मगध का उदय होता है, मगध जो है आपका महाजनपद के रूप में विकसित होता है, उसका जो है उदय होता है। अब है आपका महत्वपूर्ण शासक, यानी कि मगध में कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए। तो सबसे पहले तो आपको हर्यक वंश देखने को मिलता है यहाँ पे, हर्यक डायनेस्टी। इसके अंतर्गत आपको बिंबिसार का जिक्र मिलता है और अजातशत्रु का जिक्र मिलता है। मगध का जो फाउंडर है, जो संस्थापक है, वो आपका कौन है, यही बिंबिसार है। और ये क्या करते हैं, विभिन्न जनपदों पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं और उसको जो है मिला के एक महाजनपद का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अजातशत्रु के बारे में दे रखा है कि वजी संघ पर विजय प्राप्त की। ये जो है आपका वजी संघ, वजी भी एक तरह से आपका कहा जाए तो महाजनपद ही है, उसमें ये विजय प्राप्त करते हैं
और राजगृह से शासन किया। और ये क्या करते हैं, राजगृह जगह एक जगह का नाम है, वहाँ से ये शासन करते हैं। दूसरा जो शासक है वो है आपका शिशुनाग वंश का कालाशोक, जिनका नाम है कालाशोक। ये क्या करते हैं, जो मगध की जो राजधानी थी वो पहले हुआ करती थी राजगृह, ठीक है। अब राजगृह से ये क्या करते हैं, मगध के जो यहाँ पे राजधानी है वो पाटलिपुत्र कर देते हैं, यानी कि पटना जो वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है कि मगध की जो राजधानी है वो राजगृह से पाटलिपुत्र किन्होंने किया था, तो कालाशोक। कौन वंश के थे, शिशुनाग वंश। नेक्स्ट है आपका नंद वंश। अब इसके अंतर्गत महापद्नंद, ठीक है, मगध साम्राज्य को उत्तर पश्चिम तक फैलाया। तो महापद्मनंद जो है आपका, तो ये क्या करते हैं, इनका काम जो है, इस राजा का काम है कि मगध साम्राज्य को उत्तर पश्चिम तक फैलाने का काम किए। इसके अलावा यहाँ पे आते हैं धनानंद, ठीक है। तो धनानंद क्या करते हैं कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का राजा था। सिकंदर जब आक्रमण किया था भारत में, ठीक है, तो मगध का राजा जो है आपका धनानंद हुआ करते थे। तो कुछ बेसिक जानकारी है जिसके बारे में जो आपको 2 से 4 बार पढ़िएगा तो आपको जो है याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे आपका क्या दे रखा है, सिकंदर और मगध। तो सिकंदर आपको पता होगा कि 2300 साल पहले सिकंदर क्या था कि पूरे देश में कहा जाए या पूरे विश्व में जो है संसार में राज करना चाहता था, और इसी कारण से विभिन्न देशों से ये आक्रमण करते हैं, उनको जो है वो जीत जाते हैं। तो इसी लक्ष्य से जो है, इसी उद्देश्य से ये भारत भी आते हैं, भारत को जीतना चाहते हैं, ठीक है। तो उस समय जो राजा थे वो आपके यही कौन थे, तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कौन थे, धनानंद, ठीक है। मगध के जो राजा थे वो धनानंद थे। और ये धनानंद ये मगध जो पहुँचते हैं, सिकंदर जो मगध पहुँचते हैं, तो लगभग 2300 वर्ष पूर्व सिकंदर, ठीक है, अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया भारत के ब्यास नदी तक पहुंचा, ठीक है। यानी कि इसको जीतने के उद्देश्य से जो है भारत के ब्यास नदी तक पहुंचते हैं, परंतु उसके सैनिक मगध की विशाल सेना से भयभीत होकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तो सिकंदर की जो सेना थी वो मगध की सेना को देखकर डर जाती है और आक्रमण करने से जो वो इनकार कर देती है, आगे बढ़ने से जो वो इनकार कर देती है। यह घटना दर्शाती है कि मगध की सेना शक्तिशाली और संगठित थी। डिफरेंस क्या है, ऋग्वेद काल की सेनाएं असंगठित थी, पशुपालन पर आधारित जनों की रक्षा करती थी, जबकि मगध की सेनाएं जो हैं, यानी कि उत्तर वैदिक काल की सेना के बारे में बात किया जाए तो बहुत ही अस्थायी थी, विशाल और पेशेवर थी, प्रोफेशनल थी सभी कोई, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य अंतर है। राजधानी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मगध की जो स्टार्टिंग में राजधानी थी वो राजगृह थी, जिसको हम लोग राजगीर के नाम से भी जानते हैं, वर्तमान में राजगीर के नाम से, और बाद में जो इसकी राजधानी बनी वो पाटलिपुत्र बन गई, जो कि आज हम लोग उसको पटना के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका वजी। वजी भी आपका एक महाजनपद था। लोकेशन गंगा नदी के उत्तर में तिरहुल क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी वैशाली थी। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि महाजनपद के कैपिटल होने लगे, राजधानी होने लगे, तो दोनों की राजधानी आपको देखने को मिली, मगध की भी राजधानी और वजी की भी राजधानी। वजी की राजधानी आपका है वैशाली। शासन व्यवस्था यहाँ पे कैसी थी, तो वजी राज्य में गण या संघ प्रणाली थी। देखिए गण या संघ, ठीक है, गण या संघ। यहाँ राजा एक नहीं बल्कि कई शासक होते थे जो मिलकर शासन करते थे, यानी कि ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है अनुसार जो है यहाँ पे शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। अब गण और संघ क्या है भाई, यहाँ पे जैसे 2 वर्ड आया है, गण या संघ प्रणाली। तो गण क्या है, कई सदस्यों वाले समूह या परिषद, ठीक है। गण का मतलब होता है कई सदस्यों वाले समूह। संघ का मतलब है एक संगठन या सभा। तो यहाँ पे जो शासन व्यवस्था थी वो एक तरह से एक संगठन के रूप में संचालित की जाती थी, ठीक है। या फिर कहा जाए तो एक गण यानी कि लोगों के समूह के द्वारा जो है वो चलाया जाता था। शासन की प्रक्रिया के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो सभी शासक सभाओं में बैठकर चर्चा, बहस और निर्णय करते थे। तो संघ मतलब वही हुआ ग्रुप। तो ग्रुप में लोग रहेगा तो वो क्या करेंगे, बैठकर चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, डिस्कशन करेंगे, निर्णय लेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे। बहुमत से निर्णय लिए जाते थे। अब मान लीजिए 20 यहाँ पे सदस्य है, अब किसी चीज़ के ऊपर इन्हें को जो है वो यहाँ पे वोट करवाना है, बहुमत लेना है। तो जितना ज़्यादा लोग उस चीज़ को वोट करेंगे
वो निर्णय लिया जाता था। मतलब 20 लोग हैं, 20 में से मान लीजिए कि 15 लोग किसी एक बात को एग्री करते हैं और 5 लोग एक बात को एग्री नहीं करते हैं, तो 15 वालों की बात सुनी जाएगी और इसी चीज़ को लागू किया जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था जो वो होती है यहाँ पे, बहुमत से निर्णय जो यहाँ पे लिए जाते थे। स्त्रियाँ, दास और कमकार इन सभाओं में भाग नहीं ले सकते थे। ठीक है, वजी जो शासन व्यवस्था था, वजी का शासन व्यवस्था, यहाँ पे आपका स्त्रियाँ, दास और कमकार जो है लोग यहाँ पे भाग नहीं ले सकते थे। ठीक है, यानी कि इन सभाओं में कहा जाए या फिर इन संघ में जो भाग नहीं ले सकते थे। प्रमुख कुल, वजी 8 कुलों का संघ था। इनमें से कुछ कुल है, प्रमुख कुल है लिच्छवी, विधेय और वजी। बुध और वजी संघ, अजात शत्रु वजी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। ठीक है, अजात शत्रु जो है वजी संघ पर, यानी कि वजी जो आपका महानगर कहा जाए, वजी जो आपका यहाँ पे महाजनपद है, इनके ऊपर जो आक्रमण करना चाहता था, उसने बुध से सलाह ली थी। बुध ने कहा कि जब तक वजी नियमित सभाएं करते रहेंगे, ठीक है, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, परंपराओं और बड़ों का सम्मान करेंगे, स्त्रियों और सन्यासियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करेंगे, तब तक वे समृद्ध बने रहेंगे और उनके ऊपर आक्रमण करना आसान नहीं है या फिर नहीं किया जा सकता है। तो ये बात जो है कौन बताते हैं? बुध जी जो है यहाँ पे अजातशत्रु को बताते हैं। अब देखिए गणराज्य और राजतंत्र में क्या अंतर है। ठीक है, गणराज्य और राजतंत्र में क्या अंतर है? तो गणराज्य जो शासन व्यवस्था है, इसमें अनेक शासकों द्वारा सामूहिक रूप से शासन किया जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको वजी में बताया, वजी महाजनपद में। राजतंत्र में आपका एक राजा द्वारा एकाधिकार शासन होता है। निर्णय प्रक्रिया में सभा में चर्चा और बहुमत से निर्णय लिया जाता है। सीमित कुछ वर्गों तक सीमित होता है, उन्हें सभा में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है। स्त्रियों और दासों को राजनीतिक स्थायित्व के बारे में बात किया जाए तो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, हो गया। ठीक है, इसके अलावा निर्णय प्रक्रिया में देखा जाए आपका राजतंत्र में, तो राजा के आदेश से निर्णय लिए जाते हैं। सामान्य जनता का कम हस्तक्षेप होता है। राजतंत्र में भी सीमित अधिकार होता है। अधिक अस्थायी और केंद्रीकृत शासन आपको देखने को मिलता है राजतंत्र में। ठीक है, और दोनों का एग्जाम्पल देखिए, गणराज्य कहाँ पे आपका था? वजी। पूछा जा सकता है कि वजी में आपका किस तरह का शासन व्यवस्था था? गणराज्य। और मगध में आपका किस तरह का शासन व्यवस्था था? तो राजतंत्र, मोनोआर्की। ठीक है, और इसमें आपका रिपब्लिक। अब देखिए वजी संघ क्या है। वजी संघ में आपका तो शासन व्यवस्था है रिपब्लिक वाला, यानी कि शासकों और सामूहिक रूप से शासन व्यवस्था चलाई जा रही थी और इसी कारण से ये धीरे धीरे क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है और इसका पतन हो जाता है। धीरे धीरे शक्तिशाली राजाओं ने गणराज्यों को जीत लिया। ठीक है, धीरे धीरे क्या करते हैं, शक्तिशाली जो राजाएं थी वो गणराज्यों को जीत लिया। लगभग 1500 वर्ष पहले गुप्त शासकों ने इन गणों और संघों को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, और इस कारण से आपका क्या होता है? वजी का जो है यहाँ पे कहा जाए तो पतन हो जाता है, वजी संघ का पतन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक चैप्टर के लास्ट में आपका जो है एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखा है एल्सवेयर, अन्यत्र के फॉर्म में। यहाँ पे भी आपका दे रखा है इस चैप्टर के लास्ट में, और यहाँ से भी कभी कभी सवाल बन जाते हैं। और इस चैप्टर में आपका यूनान और एथेंस के बारे में जानकारी दे रखा है, यूनान की राजधानी एथेंस। ठीक है, एथेंस के बारे में। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था अपनाई जिसे गणतंत्र या लोकतंत्र कहा जाता है। आज हम लोग जो है रिपब्लिक या फिर कहा जाए तो डेमोक्रेसी हम लोगों के देश में है। और ये जो शासन व्यवस्था है ये कहाँ से आई है? तो ये जो चीज़ है आपका एथेंस से ही आई है। इसका जो फाउंडर है कहा जाए, ठीक है, इसको जो बनाने वाला था वो आपका एथेंस था, यूनान की राजधानी एथेंस में बना था। इसका जो जन्मदाता है वो आपका एथेंस है। आज हम लोग जो लोकतंत्र अपनाए हैं, ठीक है, जो डेमोक्रेसी अपनाए हैं, वो उसका जो जन्मदाता है वो आपका है एथेंस, यूनान की राजधानी। ठीक है, वहीं से ये चीज़ आया है। यह प्रणाली लगभग 200 वर्षों तक चलती है। ठीक है, डेमोक्रेसी शासन वहाँ पे, कहाँ पे? एथेंस में। शासन व्यवस्था, अब यहाँ पे जो एथेंस था, ठीक है, यहाँ के शासन व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में जानकारी दे रखी है। सबसे पहले सिटीजनशिप, केवल 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष जो दास नहीं थे उन्हें ही पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। ठीक है, केवल 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष, ठीक है, जो दास नहीं थे उन्हें ही यहाँ पे फुल सिटीजनशिप प्राप्त थी। सभा के बारे में क्या जानकारी मिलती है?
एक सभा होती थी जो साल में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। ठीक है, एक सभा होती थी जो साल में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। सभी नागरिक इसमें भाग ले सकते थे और निर्णय ले सकते थे। शासन के कई पदों पर लॉटरी द्वारा नियुक्तियां की जाती थी ताकि निष्पक्षता बनी रहे। यानी कि अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस था, ठीक है, राजा को शासन चलाना है ना, तो वहाँ पे लोगों की भी आवश्यकता होती थी। तो लोगों को यहाँ पे जो सिलेक्शन करने का जो प्रोसेस था, वो अपॉइंटमेंट जो तरीका था वो क्या था, लॉटरी के माध्यम से उनको जो लिया जाता था। सेना सेवा, प्रत्येक नागरिक को सेना और नौसेना में सेवा देना आवश्यक था। तो ये सब जो शासन व्यवस्था थी आपका यहाँ पे एथेंस का। ठीक है, अब इसकी सीमाएं क्या थी, कुछ ना कुछ यहाँ पे कमियां थी। तो कमियां ये थी कि महिलाओं को नागरिकता या मतदान का अधिकार नहीं था। विदेशी निवासी, व्यापारी और शिल्पकार जो एथेंस में रहते हैं और काम करते थे, उन्हें में नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं था। दास, एथेंस में खदानों, खेतों और घरों और कार्यशालाओं में काम करने वाले दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं था। तो देखिए 3 लोगों को यहाँ पे नागरिक अधिकार नहीं दिया गया था, वुमेन्स को, फॉरेन रेजिडेंट्स को और दास लोगों को। ठीक है, अब यहाँ से आप समझ सकते हैं ये जो डेमोक्रेसी जो था यहाँ पे सिस्टम, वो क्या ये पूर्ण रूप से था यहाँ पे? तो बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि सभी लोगों को यहाँ पे बराबर नहीं माना जा रहा है। क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? इसलिए ये सवाल मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्या बताइए वास्तव में एथेंस में जो है जनतंत्र था, यानी कि रिपब्लिक था, या फिर कहा जाए तो डेमोक्रेसी था? तो आंशिक रूप से हाँ, तो हाँ, आधा कह सकते हैं कि हाँ था, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता है। आंशिक रूप से हाँ, क्योंकि जनता के बीच निर्णय लेने की प्रक्रिया थी। जनता लोग जो ग्रुप जो थे, समूह, वो प्रक्रिया थी, इसीलिए कह सकते हैं हाँ, आंशिक रूप से तो है। लेकिन नहीं भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि केवल कुछ पुरुषों को ही भाग लेने का अधिकार था, महिलाओं, दासों और विदेशियों को इससे बाहर रखा गया था। तो इसीलिए आंशिक रूप से कह सकते हैं कि हाँ जनतंत्र था, लेकिन पूर्ण रूप में जो है वो ये कहना उचित नहीं होगा। तो ये जानकारी थी आपका इस चैप्टर के अंतर्गत। तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी बातें आपको बताई गई वो सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कहीं पे डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हम आपको जो पूरा PDF टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देते हैं, वहाँ से आप लोग बस ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 बार सेल्फ रीडिंग कीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सभी चीज़ें आपको जो बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगी, क्योंकि नोट्स को ही यहाँ पे इतना बेहतरीन ढंग से बनाया गया है, आसान शब्दों में बनाया गया है कि एक बार आप पढ़िएगा तो सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। और प्रत्येक चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, तो इससे और भी आपको सभी चीज़ों का आइडिया लग जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि नए शासक, तो लगभग 3000 साल पहले जब वो नए शासक आना शुरू हो जाते हैं। लगभग 3000 साल पहले महाजनपदों का गठन होता है। लगभग 2300 साल पहले सिकंदर भारत पे आक्रमण करते हैं। ठीक है, लगभग 1500 वर्ष पहले गण या संघ राज्यों का अंत हो गया। ठीक है, वजी जो आया था, वजी, तो इसका जो है वो यहाँ पे अंत हो जाता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे डिटेल है, इसके बारे में आपको जो जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए अब कुछ सवालों को देख लेते हैं, MCQ सवालों को, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में जो सवाल है वो किस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है आपका, मैसेडोनिया में रहने वाले अलेक्जेंडर ने मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की और भारतीय उपमहाद्वीप में किस नदी के किनारे तक पहुँचे? तो ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे बात किसके लिए किया जा रहा है? सिकंदर। ठीक है, सिकंदर जो है अपने विजय यात्रा के दौरान जो है ये भारत के उत्तर पश्चिम भाग तक पहुँचते हैं और ये जो है ब्यास नदी के किनारे तक आते हैं। लेकिन इसकी जो सेना है वो आगे बढ़ने से डर जाती है, क्योंकि ये लोगों को इस बात के बारे में पता चल जाता है कि भारत के पूर्वी भाग में मगध के राजाओं की सेनाएं जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है, पावरफुल है। इस कारण से ये लोग जो पीछे हट जाते हैं। तो ब्यास नदी आपका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा सवाल है आपका, अश्वमेध या घोड़े की बलि। देखिए अश्वमेध का ही अर्थ होता है घोड़े की बलि। तो अश्वमेध जो यज्ञ कराया जाता था वो क्या था? एक अनुष्ठान था जो राजा की संप्रभुता और आसपास के क्षेत्रों पर बढ़ते प्रभाव का प्रतीक और दावा करता था। कारण दे रखा है, अश्वमेध अनुष्ठान के दौरान घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था
और अन्य राज्यों में उसका निर्विरोध घूमना अनुष्ठान करने वाले राजा की सर्वोच्चता की स्वीकृति का प्रतीक था। ठीक है, यानी कि अगर जो है वो घोड़ा यहाँ पे निर्विरोध घूमे, यानी कि उनको रोकने टोकने वाला उस घोड़ा को कोई ना हो, तो इससे क्या होता था कि अनुष्ठान करने वाला राजा की सर्वोच्चता को समझा जाता था, यानी कि जिस राजा का वो घोड़ा था उसको एक तरह से सुप्रीम माना जाता था, सर्वोच्च माना जाता था। तो यहाँ पे दोनों सही है आपका, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, रीजन जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तीसरा सवाल है आपका, गांधार महाजनपद की राजधानी थी, तो तक्षशिला आपका सही जवाब हो जाएगा। गांधार महाजनपद की जो राजधानी थी वो आपका तक्षशिला थी, और महाजनपद वाला जो मानचित्र मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे इस चीज़ के बारे में दे रखा था। वैदिक काल में वेश्या से क्या अपेक्षा की जाती थी? तो वैदिक काल में जो वेश्या हुआ करती थी उससे क्या अपेक्षा की जाती थी? तो वेदों का अध्ययन एवं अध्यापन करना इनको अधिकार प्राप्त नहीं था। किसान, चरवाहे और व्यापारी बने, तो बिल्कुल वैदिक काल में वेश्या जो है किसान, चरवाहे और व्यापारी बने, यही अपेक्षा उनसे की जाती थी। युद्ध नहीं लड़ते थे, अन्य 3 समूहों की सेवा ये नहीं करते थे। कौन करते थे? शूद्र लोग। ठीक है, तो ये आपका जो है वो 2 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, लगभग 2500 वर्ष पहले सबसे प्रमुख जनपद महाजनपदों में विकसित हो गए जिनकी विशेषता किलेबंद राजधानी शहर थी। बिल्कुल सही बात है। लकड़ी, ईंट या पत्थर की दीवारों से राजधानी शहरों के किलेबंदी महाजनपदों को आक्रमण से बचाने और उनके प्रभुत्व को सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीतिक कदम था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण ही कथन का सही स्पष्टीकरण है। तो इसी टाइप के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। शहरों और गांवों दोनों में बनाए गए चैत्य कौन थे? अब चैत्य का मतलब क्या होता है? पवित्र जगह कह सकते हैं। ठीक है, पूजा स्थल या तीर्थ स्थान कहा जाता है चैत्य का मतलब। ठीक है, पवित्र स्थल, पवित्र स्थल। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं। तो शहर और गांव दोनों में पवित्र स्थल जो है बनाए गए चैत्य कौन थे, यानी कि क्या थे कहा सकता है। पवित्र स्थल क्या थे? तो सभाओं, शिक्षण संस्थाओं, कृषि भूमि, तीर्थ। तो तीर्थ। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला है, महाजनपदों के शासकों को अधिक संसाधनों की आवश्यकता थी क्योंकि वे विशाल किले बना रहे थे और बड़ी सेनाएं रख रहे थे। बिल्कुल सही बात है। इन संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए महाजनपद शासकों ने नियमित करों की एक प्रणाली लागू की, यानी कि टैक्स वाला सिस्टम ये लोग लागू कर देते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पे दोनों जो बातें हैं वो बिल्कुल यहाँ पे सही कही गई है। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट जो है वो सही है। अगला है, वजी में गण या संघ के नाम से जाने वाली शासन प्रणाली की विशेषताएं पर विचार करें जिसकी राजधानी वैशाली थी। ठीक है, शासन प्रणाली की विशेषताएं कई शासकों की उपस्थिति थी जिनमें से प्रत्येक को राजा कहा जाता था। ठीक है, यानी कि वजी में क्या था, एक ग्रुप टाइप का चलता था, संघ चलता था, संघ। ठीक है, संघ के बारे में मैंने आपको बताया था वजी में। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे जो वो सही है। दूसरा है आपका, राजा सामूहिक रूप से अनुष्ठान करते थे। हाँ, सामूहिक वाला सिस्टम था। सभाओं में चर्चा और बहस के माध्यम से निर्णय लिया जाता था। ये बात भी सही है। सभाओं में भागीदारी और केवल राजाओं तक ही सीमित थी। महिलाओं, दासों और कामगारों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। बिल्कुल सही बात है। तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे देख लेते हैं। गण या संघ प्रणाली राजतंत्र का एक रूप थी जिसमें एक ही शासक सभी शासन संबंधी निर्णय लेता था। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, गण या संघ प्रणाली क्या थी आपका, ये कहा जाए तो राजतंत्र नहीं थी आपका। ये आपका राजतंत्र जो है वो नहीं था। ठीक है, समूह शासन था ये आपका। राजतंत्र का मतलब क्या था, एकमात्र शासक। लेकिन ये जो है आपका मोनोआर्की ना होके ये आपका जो है क्या था, एक तरह से संघ सिस्टम था, ग्रुप वाला सिस्टम था। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ABC सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है आपका, अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत राजा घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ता था। ऐसा करने का उद्देश्य अपनी शक्ति और धार्मिकता को दर्शाना होता था। ये बात भी आपका जो है यहाँ पे कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऐसा करने का उद्देश्य अपनी भक्ति नहीं था वहाँ पे। इसको मैंने शक्ति पर दिया था, भक्ति यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन याद रखिएगा भक्ति और धार्मिकता को दर्शाना था। बिल्कुल भी नहीं, भक्ति और धार्मिकता को दर्शाना नहीं था। शक्ति कैसे अगर लिखा रहता
तो वो सही हो सकता था, लेकिन ये भक्ति लिख रखा है, ये आपका गलत है। तो ए तो आपका सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला सवाल। अश्वमेध यज्ञ में केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय भाग लेते थे। ठीक बात है, क्योंकि शूद्रों को ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो सही बात है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि नहीं शामिल किया जाता था, इसी कारण से जो बच गए 2 वर्ग वही लोग भाग लेते थे। अगला सवाल है आपका, प्राचीन भारत में सभी यज्ञों में शूद्रों को आमंत्रित किया जाता था। तो देखिए, ऐसा बात नहीं था कि शूद्रों को आमंत्रित किया जाता था। शूद्रों को अश्वमेध या अन्य प्रमुख यज्ञों में आमंत्रित जो है वो नहीं किया जाता था। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। अगला है, अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा जिन क्षेत्रों से गुजरता था वहां राजा का अधिकार स्थापित हो जाता था। बिल्कुल सही बात है। वैश्य वर्ग को भी यज्ञ में शामिल होने की अनुमति होती थी। ये बात भी सही है। यज्ञ के आयोजन में राजा को कोई भौतिक लाभ नहीं होता था। ये तो गलत है, होता था, लाभ भी होता था। ठीक है, उपहार मिलते थे, आर्थिक लाभ वगैरह जो वो होता था। तो यहाँ पे कहा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 केवल सही है। ठीक है, यानी कि 2 और 3 आपका जो है वो ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अश्वमेध यज्ञ एक धार्मिक अनुष्ठान था जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक कर संग्रह था। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ का जो मुख्य उद्देश्य क्या यहाँ पे टैक्स को कलेक्ट करना था? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, टैक्स को कलेक्ट करना नहीं था। वैश्य वर्ग को यज्ञ में उपहार के साथ आमंत्रित किया जाता था। बिल्कुल सही बात है। राजा स्वयं पुरोहितों की भूमिका निभाते थे? नहीं, पुरोहित अलग थे। शूद्रों को ऐसे यज्ञों से वंचित रखा जाता था। ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि बी और डी आपका सही है। ऑप्शन नंबर कहा जाए तो 1 वाला सही हो जाएगा। आगे देखिए, महाजनपदों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वजी एक गणराज्य महाजनपद था। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। वजी जो है आपका एक गणराज्य महाजनपद था। महाजनपद शब्द का अर्थ है बड़ा जनपद। ये बात भी आपका सही है। तीसरा है, सभी महाजनपदों में राजा का पद चुनाव से तय होता था। सभी महाजनपदों में, देखिए सभी में तो ऐसा नहीं होता था ना। आगे है आपका बोध का जो ग्रंथ है आपका अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये बात भी आपका सही है। तो 1, 2 और 4 सही है, यानी कि कहा जाए, अच्छा यहाँ पे देखिए 1, 2, 4 ये तो आपका सही हो गया ना। पूछा है नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो तीसरा वाला आपका यहाँ पे, अच्छा टिक भी पहले करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आपका वो वाला सही हो जाएगा, तीसरा वाला। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथनों पर विचार करना है। कुरु जनपद भरत और पुरुजनों के मिलने से बना था। ठीक है, इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया था, बिल्कुल सही बात है। भगवती सूत्र एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। देखिए, भगवती सूत्र जो है वो एक बौद्ध ग्रंथ नहीं है, ये आपका जैन ग्रंथ है। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो गया। जनपद में कई छोटे छोटे जन शामिल होते थे। बिल्कुल सही बात है। राजतंत्रीय महाजनपदों में राजा का चयन जनसभा करती थी। गलत बात है। ठीक है, जनसभा द्वारा चयन नहीं होता था। ये आपका क्या होता था? राजतंत्रीय महाजनपद में वंशानुगत होता था। राजा जो है वंशानुगत होता था। राजा अगर उनका डेथ हो जाता था तो उनके जगह पे उनका पुत्र जो है वो ज्येष्ठ पुत्र राजा बन जाता था। ठीक है, तो ये भी गलत दे रखा है। तो ऑप्शन 1 और 3 आपका बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और स्टेटमेंट 3, ये 2 स्टेटमेंट आपका सही है, ऑप्शन नंबर 1। ये है आपका लास्ट सवाल और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्राह्मणों का प्रमुख कार्य था यज्ञ करना और शिक्षा देना। क्षत्रियों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। शूद्रों का कार्य अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। वैश्य कृषक, व्यापारी और पशुपालक होते थे। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको जो है वो बताना है। ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और कैसा लगा आपको आज का क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने इससे पहले वाला क्लास नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है सीटेट पेपर 2 SST के लिए, आप लोग वहाँ से भी सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए, इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ।